तो काफ़ी ज़्यादा नेट ने हमारी फ़ील्डिंग सेट कर दी है, तो इसीलिए मजबूरन मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर ये डालना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, फ़ील के साथ पढ़ेंगे, ओरिजिनल कंटेंट को सिर्फ मैं आपको दूँगा। एंड यस, फॉर बेटर एक्सपीरियंस स्विच टू 1.5x गाइस, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कंटेंट देने वाला हूँ और लास्ट के समय में सिर्फ कंटेंट ही आपके असली काम का चीज़ है, बातचीत तो होते रहेंगे। तो आप 1.5x या 2x पे स्विच कर सकते हो और हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस। हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर एनीथिंग व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड देन यूटिलाइजेस फॉर आवर बेनिफिट्स। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो पहले से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, एनीथिंग व्हिच इज मच मोर इनहैंस्ड देन बिफोर इज टर्म्ड एज डेवलपमेंट। जब आप पहले से बेहतर बन चुके हो, दैट इज डेवलपमेंट एज वेल। नाउ द सेकंड थिंग, भैया व्हाट इज अ रिसोर्स? सो मैंने अभी कहा रिसोर्स इज एनीथिंग व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड यूटिलाइज इट फॉर ह्यूमन बेनिफिट। नाउ क्या हर एक चीज रिसोर्स हो सकती है? तो आंसर इज नो। एवरीथिंग इज कैन नॉट बिकम रिसोर्सेज बिकॉज रिसोर्सेज आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। जो रिसोर्सेज होते हैं वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कहीं पर फॉर एन एग्जांपल, यू आर इन दुबई और आपको जमीन के नीचे मिल रहा है पेट्रोलियम। तो आइए इसको सारे पैमानों पे लग के देखते हैं। पेट्रोलियम, तो भैया पेट्रोलियम टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, तो आज के समय में हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, तो इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। क्या ये इकोनॉमिकली फीजिबल? इकोनॉमिकली फीजिबल कहने का मतलब है कि इसको निकालने में जितने पैसे लगेंगे, क्या इसको बेच के वो सारा रिकवर हो जाएगा और क्या उससे ज्यादा पैसे आएंगे? तो जी हाँ, आएगा। यानी इट इज इकोनॉमिकली फीजिबल एज वेल। एंड द थर्ड थिंग इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। क्या वहां के लोग ये चीज करने दे रहे हैं? क्या कल्चर इस चीज को एक्सेप्ट करा? तो जी हाँ, यस इट इज एक्सेप्टेड। मैं इसको इसका एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आप इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाओगे, ईस्टर्न पार्ट में खासकर, तो वहां पे बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, बट आपको वहां पर पेड़ को काटने की अनुमति नहीं है, बिकॉज वहां के जो लोग हैं, लोकल पीपल्स हैं, ट्राइबल पीपल्स हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इट इज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो उस तरह की चीजों को रिसोर्स में हम लोग काउंट नहीं कर सकते। नाउ ह्यूमन अपने समय में, ह्यूमन क्या करता है? नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है। कैसे? टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। टेक्नोलॉजी कहने का मतलब जो मशीन्स हम लोग यूज कर रहे हैं रिसोर्स को निकालने के लिए, और इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या? कि हम लोगों को पहले उसकी पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। जैसे आप कोल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कोल इंडस्ट्री में क्या क्या करना रहता है। तो एक रिसोर्स निकालने के लिए ह्यूमन डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है नेचर से। किसके थ्रू? किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की मदद से। एंड दिस इज द होल थिंग फॉर द फर्स्ट स्लाइड। ओके, और आपको ये बात पता है कि रिसोर्स जो है वो डायनेमिक नेचर का है, जो कि निकलता है कब? जब नेचर और टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ ह्यूमन अपने इंस्टीट्यूशन की मदद से इंटरैक्ट करता है नेचर के साथ। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड थिंग, कि रिसोर्सेज किस पार्ट में क्लासिफाइड है? तो भैया रिसोर्सेज क्लासिफाइड, ये बहुत इजी है, क्वेश्चन यहां से ज्यादा आपके नहीं आते। रिसोर्सेज क्लासिफाइड है बायोटिक और एबायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, या तो जीवित है या तो मृत है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कि एक बार में खत्म होने वाले, एक बार में खत्म नहीं होने वाले। जैसे कोल आप यूज कर लिया, एक बार में खत्म हो जाएगा। सनलाइट या सोलर एनर्जी जो होती है वो एक बार में खत्म नहीं होगी, वो रिन्यूएबल है। सो द फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड द सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। बहुत इजी। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे क्या भैया? इंडिविजुअल, यानी एक पर्सन का। जैसे मेरे पास ये जो फोन है, दिस इज एन इंडिविजुअल रिसोर्स। उसके बाद कम्युनिटी, कोई आपके अगल बगल पार्क या फील्ड है, दैट इज कम्युनिटी, जहां पर पूरे एक कम्युनिटी का अधिकार है। नेशनल रिसोर्स, जहां पे पूरे एक देश का अधिकार है। और इंटरनेशनल, जहां पर लगभग लगभग किसी एक देश का नहीं, काफी सारे कंट्रीज का अधिकार है, दैट इज इंटरनेशनल। पहले के बुक्स में आपको इनका प्रॉपर पढ़ना रहता था, लेकिन अब नहीं पढ़ना। लास्ट है आपका ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें बस नाम याद रखो, दैट इज पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। कहीं ना कहीं ये चारों एक ही जगह है, लेकिन आपको समझाता हूं। पोटेंशियल मतलब एक ऐसा रिसोर्स जहां पर पोटेंशियल तो बहुत है, हम लोग बोलते हैं ना, इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है पर ये कर नहीं रहा। वही बात कि एक ऐसी जगह जहां पोटेंशियल तो बहुत है बट काम नहीं हो रहा है। जैसे कि विंड एनर्जी राजस्थान गुजरात में बहुत ज्यादा अच्छी है, बट अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं करे, दैट इज पोटेंशियल। डेवलप्ड मतलब एक ऐसा रिसोर्स या ऐसी जगह जहां पे हर कुछ पता है। जैसे आपको पता होगा, हम लोग झारखंड और छत्तीसगढ़ से कोयला बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो डेवलप्ड रिसोर्स है, हमें हर चीज पता है वहां के बारे में। स्टॉक कहने का मतलब रिजर्व। स्टॉक कहने का मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जिनके बारे में पता तो है, बट हम लोग अभी, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उसको एक्सेस कर सके। जैसे आप ध्यान से सुनना, H2O जो है उसको ब्रेक डाउन करके H2 और O2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। H2 से फ्यूल हो जाएगा, फ्यूल का काम रॉकेट वगैरह, और O2 से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारे इन्वायरमेंट में। कितना खास होगा, लेकिन अभी तक इस तरह की टेक्नोलॉजी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, इसलिए उसको स्टॉक में बोलेंगे। और उसके अलावा है रिजर्व। रिजर्व करने का मतलब वही कि ऐसे रिसोर्स जिनके बारे में सब कुछ पता है बट उनको यूज नहीं करें, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको हमने बचा करके रखा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
व्हाट डज द नेक्स्ट स्लाइड से कि आज के समय में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि डेवलपमेंट को लेकर के हमें फेस करने पड़ रहे हैं, इंडिया तो खासकर, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो सबसे पहले डिप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो है उनका ओवर एक्सट्रैक्शन कर दे रहे हैं, समय हद से ज्यादा यूज कर रहे हैं। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जहां पर रिसोर्सेज जो है वो कुछ ही हाथों में अब्सॉर्ब होकर के रह गए हैं, अमीर लोगों के पास सारे रिसोर्स। तीसरा है किसके कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब देखने को मिलता है। लैंड डिग्रेडेशन आई होप यू नो, अभी हम लोग आगे लैंड डिग्रेडेशन पूरा पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन, ईरान और इजराइल यूएसए का वॉर चल रहा है, सारा इन्वायरमेंट वहीं पर बर्बाद हो चुका है, फिर वो लोग ज्ञान देने आते हैं कि दीपावली में पटाखे मत फोड़ना। तो जरूरत है हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, इक्विटेबल मतलब हर किसी में बराबर बंटना चाहिए क्या, ये रिसोर्सेस। आगे उसके बाद हमारे पास है कि अभी के समय में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना होगा। और भैया ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं कर रहे और साथ ही साथ यू आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एज वेल, मतलब आप रिसोर्स को इस तरह से यूज करेंगे फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर सके। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारे पास डेफिनेशन है, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, मतलब कि अभी का जरूरत भी पूरा हो जाए और फ्यूचर के लिए बच भी जाए, वो वाली बात। मतलब आप खाना रात को जानबूझ के एक्स्ट्रा बना रहे हो ताकि सुबह में ना बनाना पड़े, उस तरह की बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड बैठक हुई थी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, याद रखना होगा आपको 1992 में ये पहला अर्थ समिट था जो कि इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट को लेकर के बैठक हुई थी। इसमें यहाँ पर एक बहुत फेमस चीज पर साइन हुई थी, बहुत फेमस रिपोर्ट पे, दैट वाज एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या है भैया? तो ये जो है हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के साथ साथ पॉवर्टी, डिजीज, इलिटरेसी, इन सब से फाइट करने के लिए बड़े बड़े कंट्रीज के लीडर ने साइन किया था एजेंडा 21, जो कि एक बेसिक पेपर था जिसमें बहुत कुछ लिखा होता है कि किन किन से उनको फाइट करना है। उसके साथ साथ क्या एजेंडा 21 सिर्फ एक बड़ा जो फाइल है वही था? नहीं, हर कंट्री अपने हिसाब से अपना लोकल एजेंडा 21 चलाता है। लोकल एजेंडा 21 कहने का मतलब है कि हर कोई अपने हिसाब से अपने कंट्री को डेवलप कैसे करना चाह रहा है। और इसीलिए यहां पर एक और वर्ड आता है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, जो कि हमारे कंट्री के लिए तो 17 है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की क्यों जरूरत है? इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की इसलिए जरूरत है सर क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा सोर्स है। किस चीज का? रिसोर्सेस का भरा पड़ा है इंडिया में इस तरह का सोर्सेस। कैसे? ध्यान से सुनना। इंडिया में अगर आप जाओगे तो कोयला भर भर के मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास। अगर आपको ऑयल चाहिए तो आप मुंबई हाई यानी इस इलाके में चले जाओ, है ना। और इसी तरह से भरे पड़े हैं। अगर आपको सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी चाहिए इस इलाके में चले जाओ। प्रॉपर एग्रीकल्चर चाहिए तो भैया इस पूरे इलाके में प्रॉपर एग्रीकल्चर होता है। साउथ में कॉफी, मतलब ये याद रखना प्लांटेशन भी एक तरह के रिसोर्सेज है। ये सारी चीजें भर भर के हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे तो कोल मिनरल भर भर के हैं। वाटर रिच रीजन हमारे पास कौन कौन सा? तो आप देख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश, ये सारी चीजें वाटर रिसोर्सेज से भरी पड़ी हैं। हाँ, राजस्थान के पास विंड एनर्जी है। कल्चरल फेस्टिवल, यहाँ तक कि कल्चर को भी बहुत ज्यादा बचा के रखना जरूरी है। जैसे हमारे पास हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का, कचाई लेमन फेस्टिवल है, कामाख्या देवी मंदिर है, होली है, दिवाली है, हर तरह का। आपको पता है फेस्टिवल भी पार्ट ऑफ कल्चर होता है, वो भी एक टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कल्चरल रिसोर्सेज। तो आपको ये बात बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि आज के समय में हम लोग इंडिया में कोई भी रिसोर्स जब मिलता है तो उसको अप्रोच कैसे किया जाए। मतलब आपके घर के बगल में आपको ऑयल मिल गया तो कैसे उसको अप्रोच करेंगे प्रॉपर निकालने के लिए? तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, यानी आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी का मतलब होता है कि आप उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करोगे कि वहां पर रिसोर्स कितना है, सर्वे करोगे, मैपिंग करोगे, पूरे इलाके में मैपिंग करोगे कि कितने दूर में वो चीज फैला हुआ है। कोयला अगर मिला तो कोयला कितने दूर में फैला हुआ है। हाँ जी। दूसरा प्लानिंग स्ट्रक्चर, आप जब सर्वे कर चुके हो कि अच्छा कोयला यहां से यहां 1 किलोमीटर इलाके में कोयला है, इतने इस क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी का, सब कुछ आपने कर लिया। फिर फाइनली आप एक प्लान इवॉल्व करोगे कि काम कैसे करना है, किस तरह के लोग चाहिए, किस तरह की मशीन चाहिए। दैट इज प्लानिंग स्ट्रक्चर। दो चीजें। थर्ड इज मैचिंग विद द नेशनल प्लान्स, मतलब कि आप तीसरी चीज क्या करते हो कि क्या आप जो कर रहे हो उससे ओवरऑल कंट्री को डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे 5 ईयर प्लान हमारे इंडिया में 1951 से लागू हो चुका था। 5 ईयर प्लान का मतलब होता है हर एक 5 साल पे हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट को चेक कर देंगे कितना हुआ पहले से। हम लोग कुछ टारगेट लेते हैं कि टारगेट लेते हैं 10% का, और ग्रोथ एक्चुअल कितना वो चेक करते हैं। तो उसी को बोलते हैं 5 ईयर प्लान, जो कि अब तो नहीं चलता क्योंकि इसकी जगह नीति आयोग आ चुका है। बट याद रखिएगा इस बात को ध्यान से कि हम लोग 3 काम करते हैं। what is the steps involved in the resource planning? So the 3 steps which are involved in resource planning are identification and the inventory, जहां पे आप सर्वे मैपिंग वगैरह करते हो। दूसरा प्लानिंग स्ट्रक्चर, आप एक प्लान इवॉल्व करते हो वर्कर्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। एंड द थर्ड इज मैचिंग विद द नेशनल रिसोर्स, यानी कि आपका डेवलपमेंट ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। गांधी जी की कुछ बातें कही गई थी। गांधी जी ने कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के
लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। दिस वाज द फेमस कोट गिवन बाय महात्मा गांधी। उसके अलावा आप देखोगे कि ध्यान से सुनना, हम लोगों ने तो रियो डी जेनेरियो या अर्थ समिट तो 1992 में पढ़ा जो ब्राजील में हुआ, लेकिन उससे पहले भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के काफी सारी बातचीत हो चुकी थी जो आपके बुक में दिया हुआ है। एक है हमारे पास क्लब ऑफ रोम, जहां पर 1968 में सबसे पहली बार एडवोकेट किया गया, यानी बातचीत की गई कि कैसे रिसोर्स को रैशनल वे में यूज करना चाहिए, सोच समझ के यूज करना चाहिए, हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज 1974 में हमारे पास था सूक्ष्मचर। सूक्ष्मचर दैट इज स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कहने का मतलब हमें रिसोर्सेज को बहुत कम अमाउंट में खर्च करना चाहिए और साथ ही साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हर किसी में। देखो, प्रपोज डिसेंट्रलाइज एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब कि हर किसी के पास चांस होना चाहिए रिसोर्स को प्रॉपर्ली यूज करने का। एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है, उसके हाथों में भरा पड़ा पेट्रोल का जो मांग है और दाम है बढ़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका इनकम ही इतना ज्यादा है। एक गरीब व्यक्ति जो इससे बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। द लास्ट इज द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, जो कि 1987 में था। ये याद रखो कि आपका ये क्रोनोलॉजी भी आ सकता है। 1968 में क्लब ऑफ रोम था, 1974 में सूक्ष्मचर का कॉन्सेप्ट दिया गया और 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा जोर दिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहा गया कि हमारा कॉमन फ्यूचर, अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा फ्यूचर तबाह हो सकता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लैंड एज आवर रिसोर्स। आज के समय में लैंड इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा चीजों में खर्च हो। सबसे पहले तो हमारे धरती पे, हमारे कंट्री में जितना भी लैंड है उसको डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। प्लेन्स में, जो कि हमारे कंट्री का 43% पार्ट प्लेन है, दिस इज द प्लेन पार्ट। उसके अलावा माउंटेन 30% पार्ट है हमारे कंट्री का, दिस इज द 30% पार्ट। एंड प्लेट्यू 27% पार्ट, दिस इज द प्लेट्यू। आपको पता है प्लेन और प्लेट्यू कुछ इस तरह के होते हैं। प्लेन एकदम सिंपल होता है, प्लेट्यू भी एक्चुअली प्लेन ही होता है लेकिन उठा हुआ, यानी नेचुरल जमीन से थोड़ा ऊंचा होता है प्लेट्यू, ये वाली बात। अब बात करते हैं कि हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा लैंड किस चीज में यूज है, तो एग्रीकल्चर में भैया, फूड प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लैंड यूज है ऑफ कोर्स। उसके बाद इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा लैंड का खर्च हो रहा है, यानी जमीन जा रही है। ट्रांसपोर्ट में, रोड ब्रिजेस बनाने में लैंड सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। सेटलमेंट में, जहां पे हम लोग रह रहे हैं, हमारा घर जहां बना हुआ है उसमें खर्च हो रहा है। ये वाली बात ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट इज कि आज के समय में इंडिया में इतने सारे लैंड है, उनको कैटेगराइज कैसे किया गया, तो ऑब्वियसली हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो लैंड का कैटेगरी है दैट इज फॉरेस्ट, जो कि हमारे इंडिया का ऑलमोस्ट अभी 24 से 25% के आसपास है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि इसको कितना का परसेंट लेके जाए, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 33% तक इसको लेकर के हमें जाना होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। यानी कि आज के समय में पहला जमीन तो फॉरेस्ट हो गया, जो कि जहां पर खेती वगैरह कुछ नहीं कर सकते, वो जंगल ही है। सेकंड इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब एक ऐसा जमीन जहां पर कल्टीवेशन यानी खेती नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली वो लैंड बिल्डिंग, रोड्स वगैरह के लिए जा चुका है। तीसरा, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, एक ऐसा जमीन जहां पर बिल्डिंग भी नहीं बन रही है लेकिन खेती भी नहीं हो रही है, उस जमीन को अपन लोग बोलते हैं भैया पास्चर लैंड। पास्चर लैंड क्यों? क्योंकि वहां पे भेड़ बकरी गाय यानी जो कैटल्स हैं वो आकर के जो घास है उसको खाते हैं। ओके, यानी पास्चर लैंड है वो भैया। क्या है? दैट इट इज अ पास्चर लैंड। पास्चर लैंड मतलब जहां पे चारा गाह उसको बोलते हैं, वहां जहां पे चारा हो, तो ये वो वाले लैंड्स होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमानेंट पास्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड, ये सारी चीजें जो है वो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के कैटेगरी में आता है। अब आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड दो कैटेगरी का होता है, एक होता है करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड का मतलब भैया क्या, कि ऐसा लैंड जो कि एक एग्रीकल्चरल ईयर के लिए छोड़ दिया गया। एक एग्रीकल्चरल ईयर का मतलब क्या, जैसे हमने जुलाई में खेती करी तो अगले साल जब जुलाई आएगा दैट इज वन एग्रीकल्चरल ईयर, है ना। तो एग्रीकल्चरल ईयर के लिए एक एग्रीकल्चर यानी एक सीजन के लिए छोड़ दिया जाए खेत को, दैट इज फैलो लैंड। और क्यों छोड़ा जाता है? ताकि वापस ह्यूमस जो खेत का है वो वापस आ जाए। सेकंड इज अदर देन करंट फैलो। अब क्या है, एक तो हमारा है करंट फैलो, हाँ ध्यान सुनना, एक तो हमारा है फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड, जो कि एक एग्रीकल्चरल ईयर से खाली है। दूसरा है हमारा अदर देन करंट फैलो, और इसमें वो आते हैं लैंड जो कि एक एग्रीकल्चरल ईयर से ज्यादा छोड़ दिए गए हैं और 5 तक छोड़े गए हैं, 5। ओके, याद रखेंगे इस बात को। लगता है हमारी निब का जिब निकल चुका है। मैं क्या बोल रहा था कि एक एग्रीकल्चरल ईयर से ज्यादा जिसको छोड़ दिया गया, एक एग्रीकल्चर तक है तब तक तो करंट फैलो, लेकिन इससे ज्यादा 3, 4, 5 के लिए छोड़ दिया गया, उस तरह का अपन लोग बोलते हैं अदर देन करंट फैलो की कैटेगरी में वो फॉल करता है। लास्ट है नेट सोन एरिया, मतलब सेकंड लास्ट है नेट सोन एरिया, जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। वैसा एरिया जहां पे ऑब्वियसली खेती हो रही है ना, क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, दैट इज नेट सोन एरिया। व्हाट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया? तो भैया ध्यान सुनिए, एक वो जगह जहां पर एक सीजन में एक ही क्रॉप उगाया जा रहा है वो नेट सोन एरिया में आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा जमीन जहां पर 6 महीने के लिए आप ये उगा रहे हो, 6 महीने के लिए कुछ और उगा रहे हो, तो उस जमीन से आप ग्रॉस यानी टोटल एक साल में कितना उगा है वो निकालोगे ना, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यानी 6 तरह के लैंड कैटेगरीज हैं जो कि डिवाइडेड है, और आपको इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस।
अब हमारे पास आता है कि हमारे इंडिया में हम लोग कितने-कितने परसेंट लैंड खर्च कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा लैंड ऑब्वियसली ये देखो कंपैरिज़न समझना, इट इज़ 1960 से 1961 और 2019-20 में अब तो और ज़्यादा बढ़ चुका होगा कि हमारा कितना-कितना कैसे-कैसे खर्च हो रहा है। सबसे पहले नेट सोन एरिया यानी सबसे ज़्यादा खेती करने वाले एरिया जो कि 45% थी, वो थोड़ी-सी घट करके 43% हो चुकी है अब के समय में। आपको बस यही जानना है। हमारे इंडिया का टोटल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। याद रखिएगा इस बात को, बहुत बड़ा एरिया इंडिया का, लेकिन पॉपुलेशन भी उतनी ही ज़्यादा है। तो नेट सोन एरिया पहले 45 था, 43 हो चुका है। उसके अलावा पहले फॉरेस्ट 18% था, अब फॉरेस्ट 24% हो चुका है, जो कि अब और बढ़ रहा है। और हमारा लक्ष्य कितने तक का मैंने अभी बताया, हमारा लक्ष्य 33% तक जाने का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फैलो लैंड, भैया खाली जमीन जो है पहले 10% थी, अब 8%, यानी कि एक्चुअली घट रही है, यानी और ज्यादा चीजें भर रही हैं, इंडस्ट्रीज बन रहे हैं वगैरह वगैरह। पास्चर लैंड, पास्चर कहने का मतलब वो जमीन जहां पर सिर्फ क्या कर सकते हैं, चारा खिलाए के लिए, कैटल्स को चारा खिलाने के लिए, तो वो पहले 5% था, अब 3% ही है भैया। उसके अलावा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो कि पहले 15% था, अब वो 18% यानी बढ़ चुका है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं। बैरन एंड अनकल्चरल लैंड वो हमारा 7%, अब 4% यानी कि कम हो चुका है। आप देखो यहाँ पे कि इंडिया एम करता है 33% टोटल फॉरेस्ट कवर करने की, हमारे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2047 तक ये चीज हो जाना चाहिए, ऐसा सा डिमांड है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं कि क्यों लैंड आज के समय में डिग्रेड कर रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स आर डिफॉरेस्टेशन। अगर आज के समय में हम लोग जो पेड़ काट रहे हैं लगातार इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, वो सेकंड इज ओवर ग्रेजिंग। भैया हमने पढ़ा था कि कैसे पास्चर लैंड होते हैं, तो पास्चर लैंड में जब ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, यानी हद से ज्यादा घास फूस खा लिए जाते हैं, तो मिट्टी वहां की ढीली पड़ जाती है और इरोजन से वहां की मिट्टी कहीं और चली जाएगी, तो वहां का ह्यूमस चला गया, और ह्यूमस चला गया तो फिर कोई फायदा नहीं रहा, वहां अगली बार घास उगेगी ही नहीं। तो डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग के कारण, जब आप माइनिंग करते हो तो नीचे के सारे मिनरल्स आप बाहर निकाल देते हो, तो ऊपर का जो पेड़ उसका जड़ नीचे जाएगा तो उसको क्या ही कोई मिनरल नहीं मिलेगा, और यही कारण है कि माइनिंग भी वन ऑफ द एक्टिविटीज जिससे पेड़ अच्छे से नहीं उग पाते हैं। उसके अलावा है ओवर इरिगेशन। पंजाब हरियाणा के साइड में स्पेशली ओवर इरिगेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, जो कि आप इंडस्ट्री से हार्मफुल केमिकल सीधे पानी में छोड़ देते हो और वही पानी फिर खेतों में आती है, तो हमारे क्रॉप्स तक वो आ जाता है केमिकल, हमारे शरीर में आ जाता है, जो कि बायोमैग्निफिकेशन का एक अच्छा एग्जांपल है। दिस इज द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। रीजनल इंपैक्ट, आप सभी को पता है कि पंजाब हरियाणा जो है ओवर इरिगेशन से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। यहाँ पे ओवर इरिगेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि सॉइल में सैलिनिटी बढ़ जाती है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है, इतना पानी ये लोग पटा देते हैं। राजस्थान एंड गुजरात, जहां पर क्या है, ओवर ग्रेजिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ की जमीन पर जो घास उगते हैं, यहाँ पे ज्यादातर नोमैड लोग रहते हैं, चरवाहे। तो ये लोग ज्यादातर गड्डी घड़वाल ये सब कम्युनिटी है जो कि चरवाहे कहलाते हैं, नोमैड्स कहलाते हैं। ये घूमते हैं और अपने जीव जंतुओं के साथ, लेकिन ये लोग ओवर ग्रेजिंग करा देते हैं गलती से, है ना। जहाँ पे घास उगी वो ज्यादा ही खिला दिया, वो बर्बाद हो गया वो चीज। झारखंड और मध्य प्रदेश, वहां पर माइनिंग एक्टिविटी सबसे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर मैं नाम भी ले रहा हूँ, डिफॉरेस्टेशन कहाँ हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग कहाँ हो रहा है, माइनिंग कहाँ हो रहा है, ओवर इरिगेशन कहाँ हो रहा है, सब आपको याद रखना है। लैंड कंजर्वेशन मेजर्स, आज के समय में हम लोग लैंड को कंजर्व कर सकते हैं किस बेसिस पे, तो ध्यान से सुनिएगा। लैंड को कंजर्व करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप ये कर सकते हो दैट एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, मतलब कि आप पेड़ लगाओ। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, सरकार को कुछ नियम कानून लगाने चाहिए, स्पेसिफिक लैंड रखना चाहिए जहां पे ग्रेजिंग कंट्रोल्ड एकदम हो। तीसरा स्टेबलाइजेशन एंड सैंड ड्यून्स, आपको पता है थार डेजर्ट लगातार आगे बढ़ रहा है, आगे मतलब फैल रहा है, तो हमें जरूरत है थार डेजर्ट के बगल में बहुत हजारों करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाना, खासकर कैक्टस वगैरह इस सबके, ताकि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सके, जिससे कि डेजर्टिफिकेशन रोका जा सके। पता है वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है डेजर्टिफिकेशन अभी थार डेजर्ट के लिए, तो डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके, कंट्रोल ग्रेजिंग हो और एफॉरेस्ट्रेशन हो। पेपर वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के समय में हम लोग जो भी हैजार्डस वेस्ट है, जो कि पेपर कंपनी से भी मिलता है, वो सारी चीज हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। और लास्ट तो आप सबको पता है कि ट्रीटेड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, हमें जरूरत है कि इंडस्ट्री से जो डिस्चार्ज निकलते हैं वेस्टफुल सब्सटेंसेस, उनको अच्छे से ट्रीट करके निकाला जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। अब बात करते हैं सॉइल। आप सभी को पता है कि सॉइल का सबसे जो अपर लेयर होता है वही सब कुछ होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि सॉइल का सबसे अपर लेयर में ही ह्यूमस होता है, यानी सॉइल में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच जो लेयर होता है दैट इज द टॉप सॉइल। तो चलिए बात करते हैं सॉइल, अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो सॉइल वैसे तो रिन्यूएबल है, बट याद रखेंगे कि इतना स्लो इसका फॉर्मेशन है कि इसको रिन्यूएबल कंसीडर करना भी एक दिक्कत है। देखो लिखा हुआ है दो इट फॉर्म स्लोली इट इज रिन्यूएबल रिसोर्स क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर। ये बहुत ही स्लोली, यहाँ पे स्लोली भी बहुत छोटा वर्ड है, बहुत स्लोली ये बनता है, हजारों साल लग जाते हैं इसको दोबारा से बनने में। हमारे कंट्री का एग्रीकल्चर इकोसिस्टम ऑलमोस्ट हर एक चीज इसी पे डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं पेरेंट रॉक। सबसे पहले कि किस तरह से कौन कौन सी चीजें वर्क करती है मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखो द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल इंटरैक्शन फैक्टर्स ओवर लॉन्ग पीरियड, है ना, कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कोई कल का प्रोसेस नहीं है, हजारों साल इसमें लगे हैं। आइए लाइन बाय लाइन पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप इन्फ्लुएंस वाटर ड्रेनेज इरोजन एंड सॉइल एक्यूमुलेशन। आपको मैं इसको ऐसे समझाता हूं, ध्यान से समझना कि
सॉइल बनता कैसे? तो देखिए बड़े-बड़े पहाड़ों से जो नदियाँ आती थी, तो नदियाँ पत्थरों से जो टकराती हैं, तो पत्थरों पत्थरों का जो इरोजन होता है, उनसे छोटे-छोटे पार्टिकल्स टूट करके जमा होते हैं, वही करोड़ों साल बाद जाकर के सॉइल बनते हैं। बड़ा-बड़ा पत्थर सन के प्रेजेंस में जब सन निकलता है, तो हीट के कारण एक्सपैंड करता है। जब ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसके कारण पत्थर भी टूटता है। करोड़ों साल का ये प्रोसेस है जिसको वेदरिंग कहते हैं, केमिकल वेदरिंग, मास वेस्टिंग, कंपोजिशन, ये बहुत सारे टर्म है जो आपको उतना नहीं पढ़ना, बट बस समझना है। वही वाली बात यहाँ पर है कि रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है, रिलीफ का मतलब यहाँ पे वो वाला रिलीफ नहीं कि शांति आ रही है। रिलीफ फीचर्स का मतलब है यहाँ पर कि वैसे फीचर्स जिनके कारण कि जो मिट्टी है वो बनी, पत्थरों से क्या हुआ, वाटर ड्रेनेज का मतलब नाली वाला ड्रेनेज नहीं, वाटर ड्रेनेज का मतलब रिवर्स के कारण जो पत्थरों में टकराव हुआ, उससे इरोजन जो हुआ, फ्रिक्शन के कारण जो पत्थर टूटे, उनसे सॉइल बना। पेरेंट रॉक, द ओरिजिनल रॉक मटेरियल डिटरमाइन। अब ये तो सबको पता है कि पेरेंट रॉक किस तरह का है, उसी पे डिपेंड करता है कि सॉइल का क्वालिटी क्या होगा। अगर पेरेंट रॉक अच्छा इग्नियस है और अलग-अलग तरह का है, तो आपका सॉइल अलग बनेगा। सेडिमेंट्री है तो अलग सॉइल बनेगा, यानी सॉइल टाइप डिपेंड करता है। क्लाइमेट भी डिपेंड करता है कि सॉइल कैसा है। जैसे आप एरिड रीजन में हो तो वहाँ पे आपको सैंडी सॉइल मिलेगा। अगर आप एकदम बहुत ज्यादा पानी जहां बरसता है उस जगह पे हो तो आपको वहां पर लोमी सॉइल मिलेगा। लेकिन अगर आप गंगेटिक प्लेन्स में आ जाओ जहां पे बारिश एक बैलेंस्ड वे में होती है और वहां गर्मी भी है, तो वहां पे आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा। यानी सॉइल के टाइप डिपेंड करते हैं उनके क्लाइमेट्स पे। वेजिटेशन कि वहां पे किस तरह के सामान उगाए जाते हैं, सामान इन द सेंस पेड़ पौधा उस पर डिपेंड करता है। टाइम वगैरह तो वही है कि सॉइल फॉर्मेशन, जैसे कोई सॉइल बहुत पुराना है, आपको पता है एलुवियल जो है खादर और भांगर में आते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे अभी, खादर और भांगर, जो कि डिपेंड करता है इसी बेसिस पे कि एक न्यू ओलिवियल सॉइल होता है कि ये एक ओल्ड ओलिवियल सॉइल होता है। आपको सबसे पहले पेरेंट रॉक, आप सबको पता है पेरेंट रॉक करने का मतलब वही रॉक जिससे सॉइल बना है। उसके बाद आता है सब सॉइल का लेयर, जो कि आप देखना ऊपर का जो सॉइल होता है वो बहुत डार्क कलर का होता है। आपके घर के अगल-बगल जो मिट्टी है वो सबसे ऊपर डार्क होती है। नीचे जैसे-जैसे जाओगे वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर का, क्योंकि डार्क इसलिए होता है क्योंकि सबसे ऊपर वाले सॉइल में ही सारे के सारे रिच मैटर होते हैं, जिनके कारण वो डार्क कलर का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया, इंडिया में सॉइल कितने सारे पार्ट्स में बट सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। इंडिया में सॉइल आप बांट सकते हो बहुत अलग अलग टाइप्स में, क्योंकि इंडिया का वेजिटेशन, यहाँ का क्लाइमेट, हर चीज बहुत अलग अलग है। देखो सारी बात जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो है वो कैसे बनता है भैया, तो ध्यान से समझिएगा। एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह होता है कि नदियां जब अपने साथ पानी लेकर के आती हैं, तो ये बड़े बड़े पत्थरों को चीरते हुए आती हैं, और ये चीरते हुए पत्थरों को जब आती हैं, तो जहां पर देखो शुरुआत में नदी का स्पीड तो बहुत ज्यादा रहेगा, यहाँ ये स्लोप हाई है ना, तो यहाँ तो स्पीड बहुत तेज, लेकिन जैसे ही प्लेन रीजन में आते हैं, नदियां जब स्लो आती है तो अपने जो साथ सेडिमेंट्स लेके आती है उनको छोड़ देती है साइड में, और यही सॉइल आगे चल के एलुवियल सॉइल हमारा कहलाता है। यहाँ पर एक बात है, दुआर्स और चोस जो होता है इस रीजन को कहते हैं। यहाँ पर दो तीन रीजन देखो, जब शुरुआत में जैसे ही आप पहाड़ के नीचे उतरोगे तो बड़े बड़े आपको पत्थर दिखाई देंगे, क्योंकि वो टूट टूट कर ऊपर से गिरते हैं। यहाँ पर नदी विजुअल नहीं होती, इस जगह को कहते हैं भाबर रीजन, इसको बोलते हैं भाबर रीजन। भाबर मतलब बड़े बड़े पत्थर। उसके बाद जब आप दूसरे रीजन पे आओगे जहां पर नदी साफ साफ दिखने लगेगी और वहां पर पूरे मिट्टी भींगी हुई रहेगी, दैट इज तराई रीजन। ओके, तराई रीजन। दुआर्स और चोस बोलते हैं जो यहां पर एंडिंग पॉइंट होता है, जहां पर आकर के पानी ऐसे प्लेन में चल जाने लगती है, दैट इज चोस और दुआर्स। दुआर्स और चोस आप लोगों को पढ़ना है, याद रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो एलुवियल सॉइल आप सभी को पता है कि फाउंडेड इन द रिवन प्लेन, हाईली फर्टाइल, सबसे फर्टाइल सॉइल इंडिया का जो है, वर्ल्ड का एक्चुअली हाईली फर्टाइल सॉइल जो है वो एलुवियल सॉइल है। ब्लैक सॉइल वोल्केनिक ऑरिजिन, इग्नियस रॉक के, मैंने बोला था ना इग्नियस रॉक से ब्लैक सॉइल बनता है, तो ब्लैक सॉइल वैसे बनता है, गुड फॉर कॉटन, है ना। कौन कौन से स्टेट प्रोड्यूस करते हैं, तो देखिए एलुवियल सॉइल में आप नॉर्थ के स्टेट्स, बिहार हो गया, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, इन सब में हमारा एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ भैया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे फेमस है। रेड एंड येलो सॉइल कहाँ है, क्रिस्टलाइन रॉक्स, यहाँ आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, तो आप सोच लो रेड एंड येलो सॉइल हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा, आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा, है ना, झारखंड में पाया जाएगा। यहाँ पे क्यों पाया जाएगा भैया, क्योंकि यहाँ पर आयरन और ज्यादा पाया जाता है, तो यहाँ के सॉइल में भी आयरन कंटेंट होता है, इसलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल भी कहा जाता है, क्रिस्टलाइन होते हैं। लेटराइट सॉइल, यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, इंटेंस लीचिंग होती है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा हाई हो, है ना, जैसे मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और नीचे भी कुछ स्टेट्स हो गए, तमिलनाडु वगैरह, वहां पर आपको लेटराइट सॉइल इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे हैवी लीचिंग होती है। लीचिंग करने मतलब बारिश बहुत ज्यादा होती है, इनमें मिनरल काफी कम पाया जाता है, क्योंकि बारिश सब लेके चला जाता है। एरिड सॉइल अभी मैंने बताया, है ना, एरिड सॉइल जहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही है, वहां पे डिजर्ट बनता जा रहा है, सैंडी सॉइल भी उसी को बोलते हैं। फॉरेस्ट सॉइल सबको पता है, फॉरेस्ट में पाई जाने वाली सॉइल जो होते हैं वो फॉरेस्ट सॉइल होते हैं, और ये लोमी होते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एलुवियल सॉइल, द लाइफलाइंस ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर। हमारा इंडिया जो कि बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है क्रॉप्स का, उसका सबसे बड़ा जो सपोर्टिंग पार्ट है दैट इज द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो एक बहुत बड़ा पार्टनर है इंडिया का एग्रीकल्चर में। इसका की कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो, रीजन जिसमें ये पाया जाता है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स अभी हमने बताया था, और ये खासकर कहा, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी इधर से आती है, ब्रह्मपुत्र इधर से आती है, दोनों मिलकर के बांग्लादेश में चले जाते हैं, पर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी जो है, इसी के कारण ये चीज होता है, याद रखिएगा। सो हमारा एलुवियल सॉइल बनता है। कॉम्पोजिशन क्या है, तो ये टेक्सचर इसका बहुत ही ज्यादा क्या होता है,
फाइन टेक्सचर होता है, बहुत ही पतला होता है मुल्तानी मिट्टी की तरह, और ये कैटेगराइज होते हैं दो पार्ट में। एक होता है बांगर, दैट इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल, जो कि कंकड़ के रूप में होता है, और दूसरे होते हैं खादर, जो कि बहुत पतले पतले फाइन ग्रेवल्स के फॉर्म में होते हैं, उसको बोलते हैं खादर। तो न्यू और ओल्ड है, कुछ खास इसमें नहीं है। एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत आसान है कि व्हीट, पैडी, सुगर केन, पल्सेस, ऑलमोस्ट हर तरह का क्रॉप है ना। कॉटन तो हालांकि ब्लैक सॉइल में, लेकिन एलुवियल में भी उगता है। ऑलमोस्ट हर तरह का क्रॉप आप एलुवियल सॉइल में उगा सकते हो, इसलिए इसको लाइफलाइन कहते हैं एग्रीकल्चर का इंडिया में। ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, जो कॉटन ग्रोइंग क्रॉप है हमारे यहाँ का। ब्लैक सॉइल के लिए देखिए कुछ कुछ रीजंस आपको दिए हैं कि ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्लैक सॉइल आपको सभी को पता है कि बसाल्टिक लावा से बनता है। जनरली ये किस तरह का रॉक है? इग्नियस रॉक के टूटने से बनता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाया जाता है, मैंने अभी जस्ट ये बताया। मॉइस्चर रिटेंशन इसका बहुत ज्यादा है, यानी कि ये जो सॉइल होते हैं वो पानी को पकड़ के रखते हैं एकदम, और बारिश ज्यादा चाहिए इनको। दूसरा, कॉटन कल्टीवेशन बहुत आइडियल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये मिट्टी। रिच इन मिनरल्स, याद रखेंगे ब्लैक सॉइल में आपको कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, इस तरह के मिनरल्स बहुत ज्यादा प्राप्त करते हैं, यानी पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, इस तरह के बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको, क्या मिनरल्स मिलते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि ड्राई सीजन में ब्लैक सॉइल्स में क्रैक आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी कम होता है तो ये पूरी तरह से सूख जाते हैं, उनके बीच में दरारें आ जाती हैं। रेड एंड येलो या लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। रेड एंड येलो सॉइल देखो फॉर्मेशन कहां हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये हमारे डेक्कन प्लेट्यू के आसपास के इलाके में ज्यादातर पाया जा रहा है। कलर कलर इसका रेडिश कलर का इसलिए है, रीजन बीइंग, देखो मैंने बताया था कि रेड एंड येलो सॉइल कहां पाया जाएगा, तो सर देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह का नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, और ये रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है। मेटामॉर्फिक रॉक से ये बनता है। क्रॉप्स इसमें किस तरह के उगाए जा सकते हैं, तो ये अच्छा उगा सकता है ग्राउंडनट को, टोबैको को, इस तरह के क्रॉप्स को काफी अच्छे तरीके से रेड एंड येलो सॉइल ग्रो कर सकता है। सेकंड इज द लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल भैया क्या होता है, तो लेटराइट सॉइल जो है वो एक ऐसे सॉइल्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में उगाए जाते हैं, जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा हाई हो, हैवी लीचिंग हो। हैवी लीचिंग मतलब बारिश बहुत ज्यादा हो। यहाँ पर ये भी आयरन ऑक्साइड में रिच होते हैं, पर इनका जो ये होता है ऑर्गेनिक मैटर, ये कम होता है इनमें, पुअर होते हैं, पुअर मतलब कमी होती है। रीजन भी आप सबको पता है, क्योंकि इतना ज्यादा बारिश हो रहा है तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है तब तक। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट्स में, साउदर्न महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि मैंने बताया था नॉर्थ ईस्टर्न, मैंने बताया था मेघालय और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश वगैरह इलाका, यहाँ पर ये मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे क्रॉप उगा सकते हो, इसमें टी, कॉफी, कैश्यू नट्स, है ना, काजू वगैरह ये उगा सकते हो। यानी ये दो हमने अपने को पढ़ा दिए। एरिड एंड फॉरेस्ट सॉइल बहुत ईजी है समझना। भैया एरिड सॉइल तो काफी आसान है। एरिड सॉइल आपको ऑब्वियसली राजस्थान और गुजरात गुजरात के कुछ इलाकों में पाया जाएगा, रन ऑफ कच्छ के इलाकों में। इसका टेक्सचर जो है सैंडी कलर, सैंडी होता है, एकदम बालुई लगता है, और ये सलाइन यानी नमक का मात्रा इसमें काफी ज्यादा होता है। इसमें कंकड़ नोड्यूल्स काफी ज्यादा पाया जाता है। कंकड़ समझते हो, कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थरों को कहते हैं, केमिस्ट्री के एग्जाम में तुमने पढ़ा होगा। कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर को हम लोग कंकड़ बोलते हैं, उसका नोड्यूल्स बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस सबसे बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आते हैं। उसके बाद आता है हमारा फॉरेस्ट सॉइल भैया। तो फॉरेस्ट सॉइल आप सभी को पता है कि हिली रीजन में पाए जाएंगे, जहां पे फॉरेस्ट होता है। इनका भी टेक्सचर जो होता है वो काफी ज्यादा लोमी, यानी कि पता है आपको क्या, जैसे कीचड़ जैसा, आप इसको टच करके पानी में मिलाओगे तो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, उस तरह का इनका टेक्सचर होता है। ये नेचर में पता है कभी कभी एसिडिक भी होते हैं, और एक खास बात कि इनमें रिच ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लीचिंग या कोई मैन्योर फर्टिलाइजर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ नेचुरल होता है, इसलिए फॉरेस्ट सॉइल सबसे अच्छे होते हैं कैटेगरी में, एल्यूवियल सॉइल की तरह। हमारे पास आता है फिर सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज। आज के समय में सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉइल इरोजन क्या होता है सभी को पता है कि भैया, जब सॉइल का अपर लेयर अलग अलग एजेंट्स जैसे कि विंड, एयर और वाटर के कारण रिमूव हो जाए, ऊपर वाली परत हट जाए, तो उसको अपन लोग बोलते हैं इरोजन। लेकिन भैया अलग अलग टाइप की इरोजन होती है। एक होती है गली इरोजन। देखो गली इरोजन का मतलब होता है व्हेन रनिंग वाटर cuts deep channels into the clayey soil, rendering the land unfit for cultivation. These lands are known as बैडलैंड्स। ध्यान से सुनिएगा क्या, कि जब पानी जो है तेज बहता हुआ पानी आकर के खेतों को काटते हुए सारा ऊपर का लेयर का सॉइल लेके चला जाता है, दैट इज नोन एज गली इरोजन। और गली इरोजन में जनरली नालियों जैसे कट्स बन जाते हैं। गली इरोजन के कारण वेस्टलैंड बन जाता है वो बैडलैंड, क्योंकि उसमें खेती नहीं हो पाती, ऊपर का सारा टॉप सॉइल चला गया। हमने पढ़ा था कि टॉप सॉइल डार्क कलर का होता है, और डार्क कलर का होने का रीजन इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इसीलिए। सीट इरोजन आप सभी को पता होना चाहिए। सीट इरोजन का मतलब है कि जब एक बहुत ही बड़े इलाके में, मतलब जैसे नदी का पानी आया, छोटा मोटा, जैसे गली इरोजन में क्या कि पतला छोटा सा नाली में पानी आ रहा है वो सारा लेके चला गया। लेकिन सीट इरोजन का मतलब है पूरा का पूरा शीट ही, यानी कि ऊपर का पूरा लेयर ही एक खेत का या पूरे इलाके का आप लेकर के चले गए, दैट इज शीट इरोजन। विंड इरोजन सबको पता है, विंड के कारण ये होता है। अब उपाय बात यहां पर ये कि भैया कौन से ऐसे स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हम लोग सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला काउंटर प्लगिंग। भैया काउंटर प्लगिंग का मतलब क्या होता है? काउंटर प्लगिंग, प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइन रिड्यूसेस वाटर फ्लो। जब आप क्या करते हो, खेत के चारों तरफ अगर पेड़ लगा दोगे
तो उससे होगा क्या कि अगर खेतों में पानी बाहर से अगर एंटर कर रहा है तो पेड़ों से टकराकर तो पानी वैसे भी स्लो हो जाएगा। और दूसरी चीज, पेड़ जब खेत के चारों तरफ लगा दोगे तो हवाएं जब आएंगी तो हवाएं पेड़ों से टकरा के स्लो हो जाएंगी, जिससे कि इरोजन कम होगा। यानी काउंटर प्लगिंग बहुत अच्छा उपाय है। व्हाट इज द सेकंड तरीका? सेकंड इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब इस तरह से सीढ़ी नुमा खेती आप करो, जिससे कि क्या होता है कि पानी बड़े ही स्लो स्लो नीचे उतरता है, तो वो इरोजन कर ही नहीं पाता। तीसरा क्या है भैया? स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है प्लांट स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स विथ वेरिंग ग्रोथ हैबिट्स एंड वगैरह वगैरह विथ प्रोटेक्टिंग सॉइल्स। कहने का मतलब है, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब कि आप एक रॉ में बड़े बड़े पेड़ लगा रहे हो, दूसरे में छोटे छोटे पेड़ लगा रहे हो, तीसरे में बड़े बड़े पेड़ लगा रहे हो, चौथे में छोटे छोटे। इससे होता क्या है कि बड़ा वाला पेड़ जब तेज हवा चलेगा तो वो रोक लेगा, छोटा वाला पेड़ बर्बाद नहीं होगा। और छोटे वाले पेड़ का कुछ कैटेगरी होगा कि सॉइल को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है, तो अगल बगल का सारा सॉइल वो पकड़ के रखा है, तो इससे भी सॉइल इरोजन काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। दिस इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। फोर्थ वन इज शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का मतलब है रॉ ऑफ ट्रीज प्लांटेड अक्रॉस टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अराउंड द विंड्स। ये वाली बात हमने ऑलरेडी पढ़ ली। देखो काउंटर प्लगिंग जो है, काउंटर प्लगिंग का मतलब होता है, ध्यान सुना, प्लगिंग में मैंने शेल्टर बेल्ट्स पढ़ा दिया। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब होता है कि खेतों के चारों तरफ आप पेड़ लगा दे रहे हो। ध्यान सुनना, खेतों के चारों तरफ पेड़ लगाना, इट इज द पार्ट ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। काउंटर प्लगिंग का मतलब होता है क्या कि प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइंस रिड्यूसेस वाटर। अच्छा, खेतों के चारों तरफ नाली बना देना, गड्ढा कर देना। गड्ढे करने से क्या होता है कि पानी अगर आ रहा है तो इस नाली में पानी भर जाएगा, खेतों में जाएगा ही नहीं, तो सॉइल इरोजन होने का खतरा काफी ज्यादा कम रहेगा। ये चार मेथड्स जो हमने पढ़े। उसके अलावा ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, हालांकि यहाँ पर आप पॉज कर करके इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। ओके, ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप पॉज करके बना सकते हो। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। अब आता है हमारे पास फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, द सेकंड चैप्टर, जो कि आपको पढ़ना है काफी अच्छे से। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडिया अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। जाना जाना